हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। तो यार इंतजार तो रहता ही होगा कि कल से फिर 8 सुबह हम सर से मिलने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं, इंटरेक्शन करने वाले हैं नए नए टॉपिक्स पे। यार अभी तो जस्ट शुरुआत है, अभी तो 23 डेज और बाकी है, अभी तो हम जस्ट दूसरे दिन में एंटर कर रहे हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के सेकेंड पार्ट को, और कहीं ना कहीं बिजनेस इन्वायरमेंट को कोशिश करेंगे आज टोटली निपटा लें। क्यों सर, क्यों निपटाओगे? एक दिन और खींच लो। नहीं भाई, टाइम कम होते हैं और तुम्हें इकट्ठे दे दूंगा अगर एक में चीज, तो कहीं ना कहीं तुम बहुत आसानी से उसे कवर कर पा रहे होगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस शानदार से सेशन को। तो पास में अगर चाय है, कॉफी है तो लेके बैठ जाओ, सुबह की नींद खुल जाएगी तुम्हारी। ठीक है मेरे भाई, और स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। गवर्नमेंट को नीड हुई थी उस टाइम पे ये पॉलिसी लाने की। क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, उस पर हम यहाँ पे डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। यार रिवीजन सीरीज है तो रिवीजन की तरह इसे हम लेते हैं। As per the economic planning, government gave lead role to the public sector for infrastructure industry, while private sector were broadly given the responsibility of developing consumer goods. एक टाइम पे ऐसा हुआ, गवर्नमेंट देख रही थी कि जो हमारी पब्लिक सेक्टर है वो कहीं ना कहीं नीचे होते जा रही है, मतलब उसमें डेवलपमेंट नहीं था, उसमें ग्रोथ नहीं था। ठीक है, माइक चेक कर रहा था, सही है कि नहीं। तो गवर्नमेंट को लगा कि कुछ रिफॉर्म लाया जाए, हमारे इकोनॉमिक पॉलिसीज में कुछ डेवलपमेंट्स करे जाए। तो उसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने क्या करा कि जो प्राइवेट सेक्टर हाउसेस थे उन्हें इन लोगों ने कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री को डेवलप करने में लगा दिया। वहीं जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री थे उन्हें रोल मिला इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज के सेक्टर में। ठीक है, उसी टाइम पे गवर्नमेंट ने कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए, रेगुलेशंस लगाए, कंट्रोल्स लगाए। इस पे सर, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज पे। ठीक है, फिर 1991 में जाकर क्या हुआ, ये भी जस्ट मैं कहानी बता रहा हूं। इकोनॉमिक प्लानिंग के तहत जो पब्लिक सेक्टर थे उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री दी गई, और जो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज थे उन्हें दिया गया कंज्यूमर गुड्स वाले। ठीक है, तो 1991 में क्या हुआ कि जो इकोनॉमी है, हमारा भारत इकोनॉमी है, ने एक सीरियस क्राइसिस फेस किया। अब सर वो क्राइसिस किससे रिलेटेड था? तो यार फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड वो क्राइसिस थे। तो गवर्नमेंट को लगा नहीं यार, अब कुछ चेंजेस करने चाहिए, हमारा इकोनॉमी बहुत डाउन जाता जा रहा है। तो उसने इंट्रोड्यूस करा इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। इसने, हमारी गवर्नमेंट, As the part of economic reform, the government of India announced a new economic policy in the year July 1991. Important है, कंसिडर कर लेना। ठीक है, इससे क्या होता, हमारी कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा होता। जस्ट बेसिक बातें तुम्हें। अब फीचर्स क्या रहे थे सर 1991 पॉलिसी के? तो मेरे भाइयों, इसमें जो इंडस्ट्रीज थी उसे घटाकर कर दी गई 6। किसके तहत? कंपल्सरी लाइसेंसिंग स्कीम के तहत ये सारी चीजें हो रही थी। डिसइन्वेस्टमेंट कैरी किया गया, पब्लिक सेक्टर के रोल को लिमिट किया गया टू दी 4 इंडस्ट्रीज। चार चार दिख रहे हैं, 4 इंडस्ट्रीज। पॉलिसीज टुवर्ड्स फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो हो रहे थे उसके रिगार्डिंग जो भी पॉलिसीज बनी थी उनमें लिबरलाइजेशंस लाए गए। लिबरलाइजेशन समझना मतलब उसमें कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शंस जो थे कम किए गए, उन्हें रिलीफ दी गई। ऑटोमेटिक परमिशन ग्रांट किया गया वेरियस फॉरेन कंपनीज को, और यहां पे FIPV को भी प्रमोट किया गया था। क्या सर इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं लिबरलाइजेशन। तुम जानते होगे LPG पॉलिसी जिसके हम बोलते हैं, इसे नहीं बोलते इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 को बोलते हैं। तो उसमें जो सबसे फर्स्ट है L, उसको भी यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। लिबरलाइजेशन का सिंपल मतलब बताऊंगा। यहाँ पे क्या था, कुछ रूल्स थे, रेगुलेशंस थे, रेस्ट्रिक्शंस थे, उसमें रिलैक्सेशन लाई गई, मतलब रिलीफ दिए गए वेरियस इंडस्ट्रीज को। अब कौन कौन से सर वो रिलीफ्स थे? जैसे कि देखो क्या किया गया, लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट जो होती थी उसे खत्म किया गया। फ्रीडम दिया गया, आप अपने स्केल को डिसाइड करो। सर स्केल से मतलब है यहाँ पे मेरा, आपको अगर एक्सपैंड करना है तो यार एक्सपैंड कर लो, कॉन्ट्रैक्ट करना है तो अपने बिजनेस को कॉन्ट्रैक्ट कर लो, ये तुम्हारे ऊपर थी। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट तुम्हारे ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा रही थी, ये चीज टोटली खत्म किया गया। ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस हटाया गया, किस पे? गुड्स के मूवमेंट पे, याद रखना। फ्रीडम दिया गया कि आप गुड्स के प्राइसेस को फिक्स कर सकते हो, गुड्स के सर्विसेज को फिक्स कर सकते हो, जो भी आपको प्राइसेस चार्ज करनी है। अब ऐसा नहीं कि लूटना चार्ज कर देना। मैं टैक्स रेट में रिडक्शन लाया गया। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो प्रोसीजर्स होते हैं, तुमने पढ़ा होगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत ही लेंदी प्रोसेस होते हैं।
वो तो अभी के हिसाब से है, लेकिन पहले और भी लेंदी हुआ करते थे, तो उसमें भी कमी लाई गई। साथ ही साथ फॉरेन कैपिटल और टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया, मतलब फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट करने के लिए, जो बाहर से लोग आएंगे वो हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें, उनको अट्रैक्ट करने के लिए उन्हें ईजियर बनाया गया, उनके प्रोसेस को ईजियर बनाया गया। ठीक है, क्लियर है? ज्यादा यूज कर रहा हूं। अब बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन की। नाम समझो कि प्राइवेट किया जा रहा है, पब्लिक इंडस्ट्री को कन्वर्ट किया जा रहा है इन द प्राइवेट इंडस्ट्री। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वेरियस इंडस्ट्रीज को जिन्हें कन्वर्ट किया गया था प्राइवेटाइजेशन के तहत प्राइवेट सेक्टर में। क्यों सर? क्योंकि हमारी जो पब्लिक इंडस्ट्री थी वो कहीं ना कहीं लेथार्जिक हो रही थी, उनमें वो कम्पिटिटिवनेस नहीं था। ठीक है, द न्यू सेट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एम्स एट अ गिवन ग्रेटर रोल टू द प्राइवेट सेक्टर। जो भी प्राइवेट फर्म्स थी, प्राइवेट कॉर्पोरेट्स थे, उन्हें कहीं ना कहीं ज्यादा रोल देने को मतलब बात की जा रही थी वहां पे बिल्डिंग प्रोसेस में, और रिड्यूस द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर की रोल की कमी की गई, प्राइवेट सेक्टर के रोल को बढ़ाया गया। क्लियर करना, यहां देखो प्राइवेट भैया हैं, इनके रोल को बढ़ाया गया, पब्लिक सेक्टर के रोल को थोड़ा बहुत कम किया। क्या हुआ था सर? टू अचीव द प्राइवेटाइजेशन इन इंडिया, गवर्नमेंट ने रीडिफाइन करा पब्लिक सेक्टर के रोल को इन द न्यू इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। ठीक है, इस इन्वेस्टमेंट का सर मतलब क्या होता है? यहां पे देखो ओनरशिप, किनके ओनरशिप? पब्लिक सेक्टर के ओनरशिप को ट्रांसफर किया जाता है किनके हाथों में? प्राइवेट एंटरप्राइज के हाथों में। ठीक है, अब यहाँ पे डाइल्यूशन जो होता है, वो स्टेक जो होता है वो 51% का गवर्नमेंट का होता है, फॉर एग्जाम्पल भारत सरकार। अब बारी आई ग्लोबलाइजेशन की, ये तीसरा नंबर है। LP हमने कर लिया, अब G करने जा रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का सिंपल मतलब होगा हो तो इंटीग्रेशन ऑफ भारत विद द अदर नेशंस। यहाँ पे भारत की टिपिकल मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई भी अदर कंट्री हो सकती है। भारत के बारे में सर पढ़ रहे हैं तो भारत का एग्जांपल दोगे ना, क्या बात कर रहे हो आप भी? तो यहाँ पे दूसरे कंट्रीज के लिए हमारी कंट्रीज में आने के लिए बॉर्डर्स ओपन किए गए। अब बॉर्डर्स ओपन करने का सेंस ऐसा नहीं कि पाकिस्तान टेररिस्ट भेजेगा इसलिए हमने पहले से ही दरवाजा खोल के बैठ गया कि आओ भाई मार लो हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज नहीं हुई थी कि फॉरेन कैपिटल यहाँ पे इन्वेस्ट हो हमारी भारत में आके, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो अट्रैक्ट हो। या भारत जो है ये एक बहुत बड़ा मार्केट है, फ्यूचर में जाकर बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट अगर तुम अभी करते हो तो फ्यूचर में बहुत अच्छा खासा बेनिफिट लेने वाले हो भारत जैसी कंट्री से। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन के तहत ये चीज किया गया कि जो भी लीडिंग कंट्रीज थे वो आकर हमारे भारत में इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। बॉर्डर्स ओपन किए गए इन दी टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, ना कि टेररिस्ट के टर्म में आके धराधर गोली चलाए, बॉर्डर खुलेआम हमने तुम्हारे लिए छोड़ दिया। कुछ रेस्ट्रिक्शंस थे, रेगुलेशंस थे, जैसे कि लाइसेंसिंग ऑफ इंपोर्ट, टैरिफ रेस्ट्रिक्शंस, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन। अब यहाँ पे देखो क्या क्या चीजें हुई इंपॉर्टेंट है, तो बॉर्डर ओपन करने की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे फ्री फ्लो किया गया किनके? गुड्स एंड सर्विसेज का अक्रॉस द नेशंस। फ्री फ्लो हुआ किनका? कैपिटल का। कैपिटल सर क्या होता है? इन्वेस्टमेंट समझते हो मेरे भाई, उसी की बात की जा रही है यहाँ पे। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में भी मूवमेंट में फ्रीमेंट देखी गई। फ्रीमेंट बोल रहा हूँ, कंबाइन कर दे रहा हूँ, घबरा जाता हूँ कभी ना कभी। यहाँ पे मूवमेंट की बात कर रहा हूँ, मतलब फ्री मूवमेंट हुए। एक कॉमन एक्सेप्टेबल मैकेनिज्म सेटअप किया गया जिससे जो डिस्प्यूट्स होंगे, अब जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट कर रहे हो यार, डिस्प्यूट्स अराइज होने के चांसेस रहेंगे, तो उस डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करने के लिए एक कॉमन मैकेनिज्म सेटअप किया गया और ग्लोबल गवर्नेंस पर्सपेक्टिव देखा, मतलब सबको साथ में लेकर देख चला। अब कुछ इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हमारे भारत में आ चुकी थी, उसके बारे में भी चर्चा कर ले क्या, या स्किप कर दूं? करा ही देता हूँ, तो झूठ का गाली दोगे। पता है कुछ लोग मुझे फालतू के गाली भी देते हैं, लेकिन मेरी वीडियो लेक्चर्स भी देखेंगे, पता नहीं क्यों कमेंट में गाली देकर जाते हैं। मैं पता है सिंपली क्या करता हूँ, वैसे लोगों को हमारे पास हमारे यूट्यूब स्टूडियो में एक ऑप्शन रहता है हाइड यूजर फ्रॉम चैनल, सिंपली मस्त हाइड कर देता हूँ और रिलैक्स हो जाओ। मुझे समझ नहीं आता यार, तुम मेरी वीडियो देख रहे हो, बेनिफिट उठा रहे हो और उल्टा गाली दे रहे हो, क्यों? क्योंकि तुम मेरे से जल रहे हो। मत रखो, ऊपर नहीं बढ़ पाओगे मेरे भाई, पढ़ लो। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 की बात यहां पे हम कर रहे हैं मेरे भाई। इट डिक्लेयर्ड द इंडियन इकोनॉमी एज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं तुमसे, एग्जाम में पूछा जा सकता है किस इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन के तहत भारत को एज अ मिक्स्ड इकोनॉमी कंसिडर किया गया। तो ये चीज हाईलाइट कर लो, नोटबुक में नोट कर लो। स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री को यहाँ पे इंपॉर्टेंस दी गई थी। गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे भाई फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में। ये किसकी बात है? 1948 रेजोल्यूशन की बात, पूछा जा सकता है।
बात करूं अगर 1956 की, जिसे हम आईपीआर 1956 भी बोलते हैं, यहाँ पे कुछ फ्रेमवर्क्स लाए गए हमारे इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के। अब इसमें इंडस्ट्रीज को, मतलब वेरियस इंडस्ट्रीज को, वेरियस सेक्टर्स को 3 शेड्यूल में क्लासिफाई किए गए, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी, जिसके अंदर पब्लिक सेक्टर को टोटल 17 इंडस्ट्री में क्लासिफाई किया गया मेरे भाई। शेड्यूल बी में 12 और शेड्यूल सी में कुछ प्राइवेट इंडस्ट्रीज थे। ठीक है, यहाँ पे पब्लिक सेक्टर को रोल किया गया। यहाँ पे मिक्स्ड सेक्टर, मतलब पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट बोथ आ रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे टोटली प्राइवेट सेक्टर को रूल दिया गया। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं, अगर तुम हमारे रिवीजन सीरीज से रिवाइज कर रहे हो तो तुम्हारे लिए हमारे बहुत सारे मॉक्स भी चलते हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी चलती है, तुम उसमें सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इस नंबर पे कांटेक्ट करो जो डिस्क्रिप्शन में इस जगह पे तुम्हें देखने को मिल रहा है, इस पे कांटेक्ट कर सकते हो। नहीं तो सिंपली डिस्क्रिप्शन जाओ, वहां से तुम टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो। बहुत बेहतरीन टेस्ट सीरीज है, ऐसा नहीं कि दूसरे को कॉपी करके बना लिया गया, लोग हमारी कॉपी करते हैं। चाहो तो ले सकते हो, आगे तुम्हारी रिवाइज करो फ्री में जो भी चीज करवा रहा हूँ। दिल पे मत लेना अगर कभी किसी को बुरा लग जाता, मतलब दिल पे मत लेना। बात करते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1977 की। इसमें किस पे फोकस किया गया सर? डिसेंट्रलाइजेशन पे। कमेंट सेक्शन में अभी जाकर कमेंट करो कि डिसेंट्रलाइजेशन है क्या। यहाँ पे छोटे छोटे चिटपुट से जो इंडस्ट्रीज थे उन्हें यहाँ पे प्रायोरिटी दी गई, और इसी वजह से इसे नाम दिया गया टिनी यूनिट। मतलब किनको सर? ये जो छोटे इंडस्ट्रीज थे। द पॉलिसी इम्पोज रेस्ट्रिक्शन। अब याद रखना 1977 वाला जो पॉलिसी था वो एमएनसी पे रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा था। 1948 वाले किस पे लगा रहे थे सर? फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे लगा रहे थे, यही थे ना? एक बार चेकआउट कर लो, दिखा दो क्या, इधर क्या? हाँ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे 1948 वाले रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे थे। अब बात करते हैं 1980 की। यहां पे क्या हुआ 1980 में? जो कंपटीशंस थे इनमें सर, हमारे डोमेस्टिक मार्केट, मतलब हमारे भारत के अंदर जो भी मार्केट थी, उसमें यहाँ पे उसको इंपॉर्टेंस दी गई, यार कंपटीशन बढ़ाओ। एमआरटीपी एक्ट के तहत, सर एमआरटीपी एक्ट क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है मोनोपोलिस्टिक रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, और फेरा एक्ट के तहत इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। तो यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट निकल कर आ रहा है, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ अगर तुम नहीं करने वाले हो तो। एमआरटीपी एक्ट, ड्यू टू दिस पॉलिसी द एमआरटीपी एक्ट और फेरा एक्ट फिर इंट्रोड्यूस। इस पॉलिसी के तहत, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1980 के तहत ये 2 एक्ट लाए गए थे। ठीक है, समझ गए सर? अब बारी आती है 5 ईयर प्लान की। इंपॉर्टेंट चीज है सर, पूछे जा सकते हैं। अब देखो एक आध डेट इसमें आगे पीछे हो सकते हैं, तुम एक बार चेकआउट कर लेना, शायद एक प्लान में डेट में गड़बड़ी है। ठीक। फ्रॉम 1947 टू 2017 इंडियन इकोनॉमी वाज प्रिमाइज्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ अ प्लानिंग। दिस वाज कैरिड थ्रू द 5 ईयर प्लान्स डेवलप्ड एग्जीक्यूटेड, जो कि मॉनिटर किन के द्वारा किया गया था? प्लानिंग कमीशन के द्वारा। याद है कुछ? जानते हो इसके बारे में? पता तो होगा ही, पढ़ रखा है, रिवाइज कर रहे हो, बता दे रहा हूं। प्लानिंग कमीशन 5 ईयर प्लान, जो ये 5 ईयर प्लान है, ये 5 ईयर प्लान प्लानिंग कमीशन के द्वारा डेवलप किया गया था, एग्जीक्यूट किया गया था और मॉनिटर किया गया था। कब से कब तक रहा सर? 1951 से लेकर 2014 तक ये चीजें रही थी। ठीक है, डेट बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, क्वेश्चन बन सकते हैं। 5 ईयर प्लान जो है वो सेंट्रलाइज था और इंटीग्रेटेड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्रेशन के तहत था, मतलब प्रोग्राम के तहत था। अब एक चीज यहां इंपॉर्टेंट निकलता है, जोसेफ स्टालिन, जिन्होंने फर्स्ट 5 ईयर प्लान सोवियत यूनियन में इन द ईयर 1920s में इंट्रोड्यूस करा था। याद रख लेना, हिस्ट्री से रिलेटेड चीज है, पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट, अब देखो याद क्या रखना है, सबसे पहले क्लियर करूंगा, सारा चीज याद रखना पॉसिबल नहीं है, जो भी इंपॉर्टेंट बातें करूंगा मैं तुमसे वो याद रखना। जैसे कि फर्स्ट प्लान कब से कब तक था, इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था। ठीक है सर। दूसरा जो यहाँ पे ये हैरोल्ड डॉमर मॉडल पे बेस्ड था, दूसरा चीज याद रखना है ये। और तीसरा चीज, टारगेट ग्रोथ आपने क्या रखा और आपने एक्चुअल में कितना अचीव करा। ठीक है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से लेकर सर 1956 तक रहा था। जवाहरलाल नेहरू ने इसे प्रेजेंट करा था और ये हैरोल्ड डॉमर मॉडल पे बेस्ड है। यार तुम अभी हैरोल्ड डॉमर मॉडल नहीं पढ़ने वाले हो, हायर स्टडीज जब करोगे, बीकॉम में जाओगे, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में जाओगे, उस सिचुएशन में, मतलब सिचुएशन बोल रहा हूँ, मतलब उन क्लासेस में तुम ये हैरोल्ड डॉमर मॉडल पढ़ने वाले हो। तो अब भी मतलब नहीं बनता, नहीं तो जरूर पढ़ा।
फिर यहाँ पे टारगेट रेट रखा गया था कि 2.1% हम अचीव करेंगे, लेकिन हमने यहाँ पे 3.6% अचीव, 1951 से लेकर 1956, 5 साल का। क्लियर है। दूसरा आया यहाँ पे सेकंड और थर्ड प्लान की बात करने वाले हैं। यहाँ तक सेकंड प्लान है, यहाँ से थर्ड प्लान शुरू। सर डेट याद रख लूँ, 1956 रख लो, तो 61 तक रहा। टारगेट हमने करा था सर 4.5%, लेकिन हमने अचीव करा कितना, 4.2% मेरे भाई। फिर बारी आई थर्ड ईयर 5 प्लान की। इसमें टारगेट ग्रोथ रखा हमने 5.6%। एक्चुअल में हमने बहुत ही कम अचीव करा था। रीजन बताऊं, याद है 1962 वाला वॉर, तीनों इंडियन वॉर हुआ था, देख लो, उसकी वजह से यहाँ पे ग्रोथ रेट में कमी आई। बात करते हैं फोर्थ एंड फिफ्थ। एक इंपॉर्टेंट चीज बताना मैं तुम्हें भूल गया, थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से लेकर 1966 तक रहा था। फोर्थ और फिफ्थ प्लान बात कर लेते हैं। यहाँ है फोर्थ, यहाँ है फिफ्थ। फोर्थ प्लान जो था 1969 से लेकर 1974 तक रहा था, और उस टाइम पे हमारी इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी, और उसी टाइम पे ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया था। ये चीज याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पे टारगेट ग्रोथ रेट रखा गया 5.7% का, और एक्चुअल में हमने 3.3% अचीव किया था। फिफ्थ प्लान रहा 1974 से लेकर 1979। अब देखो बताता हूँ, सिंपल रिवाइज कर रहे हो, एक नोटबुक उठाओ, सारे प्लान्स के डेट इकट्ठे एक बार लिख दो। फर्स्ट 5 यहाँ सबसे पहले लिखो फर्स्ट, उसके डेट्स उसके आगे, यहाँ लिखा सेकंड, उसके डेट्स उसके आगे, थर्ड उसके डेट, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करके आगे बढ़ते जाना है। ठीक है मेरे भाई। फिफ्थ प्लान की बात करें तो इसमें हमने ग्रोथ रेट रखा था 4.54% का, और एक्चुअल में हमने 4.8% अचीव किया था। हाँ, इंक्रीमेंट रहा था थोड़ा बहुत। अब बात करते हैं सिक्स्थ और सेवंथ प्लान की। तो इसमें 1980 से लेकर 1985 तक ये चीज रहा। यहाँ पे टारगेट ग्रोथ रेट था 5.2, हमने अचीव किया 5.7%। सेवंथ प्लान में बात करूं तो 1985 से लेकर 1990, और उस टाइम पे राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे। हमारा टारगेट था 5% का, और यहाँ पे हमने 6.01% अचीव करा था मेरे भाई। एट और नाइन्थ प्लान आया था 1992 से लेकर 1997 तक रहा। टारगेट भैया यहाँ पे हमारे 5.6 रहे, हमने अचीव करा 6.8%। नाइन्थ प्लान 1997 से लेकर 02 तक रहा था। केम आफ्टर 50 इयर्स ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस, 1947। अटल बिहारी वाजपेयी जी उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे। टारगेट रखा 7.1%, हमने अचीव किया 6.8%। हर एक चीज मैं तुम्हारा कवर करवा रहा हूँ, बार बार पता नहीं होता है ना, कंटिन्यूस बोलते बोलते मैं क्या बोलूँ उसे, बड़बड़ाने लगता हूँ। टेंथ और 11th प्लान, अब एक देखो, एक चीज मैं स्किप नहीं कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कम टाइम में तुम्हारे हर एक चीज को कवर करूँ, जो भी टॉपिक्स सारे मैं कवर करवाऊँ। तुम रिवीजन सीरीज है तो इसका ये मतलब नहीं मैं स्किप करते चलूँ या 2 घंटे में निपटा दूँ। तुम्हें टाइम दो, सबर करो, तो इसके इंतजार करो उन सारी चीजें की। कल आएंगी फिर से वो चीज, सर कल फिर हमसे मिलेंगे। ऐसा नहीं ना कि आए 2 घंटे में महासंग्राम करवा दिए, सुदर्शन चक्र से उड़ा दिए, ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। पढ़ाई है, लड़ाई नहीं है। तो टेंथ और 11th प्लान है यहाँ पे। टेंथ प्लान रहा 2002 से लेकर 2007 तक। यहाँ पे देखना इंपॉर्टेंट चीज, टारगेट ग्रोथ था 8% का, लेकिन हमने अचीव किया 7.7%, डिक्लाइन थी। 11th प्लान 7 से लेकर 12 तक रहा, 2007 से लेकर 12। टारगेट ग्रोथ 9% और अचीव ग्रोथ 8%। अब देखो इसमें कुछ चीजें हैं जो कि यहाँ पे मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, जैसे कि किस किस चीजों पे फोकस की गई थी, ये सारी चीजें तुम पढ़ सकते हो। 12th प्लान, उसके बाद तो नीति आयोग भैया आ गए थे। 12th प्लान 2012 से 17 तक रहा। तो मैं जहां तक मालूम है कि प्लानिंग कमीशन उस टाइम इसे रेगुलेट करती थी। इसमें हमारा टारगेट ग्रोथ हमने सिर्फ बना पाया था, उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, ठीक है, याद है ना। नीति आयोग फिर आ गया, इसमें 15 साल का रोड मैप तैयार किया गया, 7-7 ईयर के विजन्स लाए। अब देखो नीति आयोग आने के बाद क्या हुआ, बहुत सारे योजना स्कीम्स लाए गए, ठीक है, मतलब इम्फेसाइज किया गया, और एक्चुअल में इसके थ्रू डेवलपमेंट हुआ हमारे भारत जैसे इकोनॉमी। अब कुछ लोग बोलेंगे, अपोज करेंगे, गालियां देंगे मोदी गवर्नमेंट को कि मोदी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, लेकिन तुम रियलिटी में इन स्कीम्स को अगर चेकआउट करो और उसके बेसिस पे ग्राउंड में जाके तुम देखो डेवलपमेंट्स, दूसरे के कंपैरिजन में नहीं बोल रहा हूँ बेस्ट गवर्नमेंट है, ना ही किसी को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, यहाँ डेवलपमेंट हुई है, ये चीज एक्सेप्ट करनी होगी, करो यहाँ, ठीक है। नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं भैया, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरा। अब बारी आती है सर कंपटीशन एक्ट 2002। अब देखो कुछ एजुकेटर्स क्या करेंगे, सारे एक्ट के नाम लिख देंगे,
सर 2002 में आए थे, एमआरटीपी आए थे 1969, कंपटीशन इतने में, कंपनीज इतने में, कॉन्ट्रैक्ट इतने में, नाम लिख दिए खत्म। यार कंपटीशन पढ़ लो, एमआरटीपी पढ़ लो, इंपॉर्टेंट है। क्यों आए थे क्यों नहीं आए थे ये तो जानोगे। मैं एक एक्ट पे तुम्हारे वीडियोस बना दूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स होंगे उसको मैं एक में कंपाइल कर दूंगा और वो वीडियो तुम्हें पोस्ट कर दूंगा। कंपटीशन बिल 2001 में लाया गया था लोकसभा में, याद रखना। इनके द्वारा हमारे फाइनेंस मिनिस्टर उस टाइम अरुण जेटली थे, जो कि 6 अगस्त 2001 की बात कर रहे हैं। इसे पास किया गया दिसंबर 16 2002 को। और ये एक्ट, इंपॉर्टेंट चीज, ये एक्ट एमआरटीपी एक्ट को रिप्लेस करता है 1969 वाले एमआरटीपी एक्ट। क्या बोल रहा हूँ, कंफ्यूज हो गया क्या? सिंपली समझो, एमआरटीपी एक्ट क्या है सर, पढ़ेंगे अभी। एमआरटीपी एक्ट किसके द्वारा रिप्लेस किया गया? कंपटीशन एक्ट 2002। एमआरटीपी एक्ट 1969 में आया था। अब कंपटीशन एक्ट को हम लोग एंटी ट्रस्ट लॉ भी बोलते हैं, ठीक है मेरे भाई। दिस एक्ट टू एस्टैब्लिश अ कमीशन प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। अब ये एक्ट, इसका काम क्या था? हमारे कंज्यूमर, आप जैसे हम जैसे जो कंज्यूमर्स होते हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, मतलब हमारे फ्रीडम को देखते हुए चलना मार्केट में। हम पे कोई प्रेशर ना डाले कि यार तुम यही प्रोडक्ट लो, यही प्राइसेस मैं तुमसे चार्ज करूंगा। एब्यूसिव सिचुएशन, मोनोपोली के जो सिचुएशन इकोनॉमी में क्रिएट होता है, उसे खत्म करना। एग्रीमेंट और प्रैक्टिसेस जो कि रेस्ट्रिक्ट करती हो फ्री ट्रेडिंग को, साथ ही साथ जो कंपटीशन को भी खत्म करती हो, उन सारे एक्टिविटीज को रोकना, रेस्ट्रिक्ट करना, इसका काम था कंपनीज एक्ट, ठीक है। टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू द एंटरप्रेन्योर फॉर द कंपटीशन इन द मार्केट। जो भी नए नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, एंटरप्रेन्योर बोल लो, एंटरप्रेन्योर बोलो या एंटरप्रेन्योर बोलो, सब सही है। कंपटीशन जो मार्केट में हो रहा है उन्हें अपॉर्चुनिटी दे, ठीक है। इंटरनेशनल सपोर्ट मिले इन द टर्म्स ऑफ इन्फोर्समेंट नेटवर्क्स, ठीक है। टू प्रिवेंट फॉर्म ऑफ एंटी कंपटीशन, मतलब वैसी एक्टिविटीज जो कंपटीशन होने से रोके, एक हेल्दी मार्केट को डेवलप होने से रोके, उन सबको हटा देना। बात करते हैं सर एमआरटीपी एक्ट की, जो कि लाया गया था 1969 में, पार्लियामेंट में पास हुआ था 18 दिसंबर 1969 में। 69 इन द सेंस 1969। प्रेसिडेंट का असेंट कब मिला था? डेट देख लीजिएगा भैया। फोर्स में कब आए थे? ये भी डेट देख लीजिएगा। रिकमेंडेशन किनका था सर? ये भी देख लीजिएगा, दत्त कमेटी। ये एक्ट क्या करता है? मोनोपोलिस्टिक और रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस को खत्म करता है। ध्यान से सुनो, कंपटीशन एक्ट जो है वो इसका अपग्रेडेड वर्जन है। मतलब जो कंपटीशन एक्ट में जो भी काम की जा रही है, कहीं ना कहीं कुछ हद तक तो एमआरटीपी में भी की गई होगी। हाँ सर ये तो है। अब एमआरटीपी में कुछ कमियां थी, तो उसी को देखते हुए ना कंपटीशन लाया गया, कंपटीशन एक्ट लाया गया। तो मोनोपोलिस्टिक रेस्ट्रिक्टेड एंड ट्रेड प्रैक्टिसेस जो भी है समथिंग, ये छोटा वर्जन था, छोटू सा वर्जन था। इसमें अपग्रेडेशंस किए गए, ठीक है, इसका ध्यान रखिए। पैराफेमा के बारे में जानते हो कि बता दूं? कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, जहां से क्वेश्चंस बनेंगे उसके बेसिस पे लर्न करना। फेमा सर क्या है? फेमा सेट ऑफ रेगुलेशंस है जो कि रिजर्व बैंक को पावर देती है टू पास द रेगुलेशन एंड enables द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू पास द रूल्स रिलेटिंग द फॉरेन एक्सचेंज इन द ट्रूली फॉरेन मार्केट। पढ़ते क्या भारत में जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी होती है उससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन पास करने की पावर आरबीआई को दी, इसके तहत फेमा एक्ट के तहत। विच एक्ट डिड फेमा रिप्लेस? फेमा रिप्लेस एन एक्ट जिसे नाम दिया गया था फेरा। एक इससे पहले एक्ट था फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एक्ट, सॉरी रेगुलेशन एक्ट। ये एक्ट रिप्लेस किया गया फेमा के द्वारा। फेमा का क्या फुल फॉर्म है सर? कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं नहीं बता रहा हूँ, मुझे नहीं आता। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट जो है ये पास किया गया था 1973 में, और ये इफेक्टिव कब से हुआ था? ये डेट रहा। पैरा पास किया गया था कि जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होंगे किससे रिलेटेड? फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड और सिक्योरिटी से रिलेटेड, वो उसे रेगुलेट करेगा, ठीक है। पैरा क्यों रिप्लेस किए गए सर? क्योंकि इसमें कुछ डाउनग्रेडेशंस थी, मतलब अपडेट्स चाहिए थी, इसमें कुछ फ्यूचर के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट चाहिए थी, तो उसे रिप्लेस किए गए। और व्हाट इज द मेन चेंजेस ब्रॉट इन द फेमा कंपेयर टू फेरा? अब सर बताइए जरा, क्या अपडेट करे थे आपने? फेरा को जो हटा दिया आपने, फेमा भैया को ला दिया, ये तो उदास हो गए, इनका मुंह लटक गया यहाँ पे ऐसे ऐसे, तो आपने क्या अपग्रेडेशन क्या करा ये तो इन्हें बता दो आप।
यार देखो, क्रिमिनल सिविल ऑफेंस जो थे, सॉरी क्रिमिनल ऑफेंसेस जो होते हैं उसे कंसिडर किया गया था यहाँ पे सिविल ऑफेंस। क्लियर? पैरा 1973 हैज बीन रिप्लेस्ड बाय फेमा 1999 निपटाऊंगा हर व्हिच एक हैज चीज बीन को। मेड। इसके अंदर हम सबसे फर्स्ट पढ़ने वाले हैं IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। एब्रिविएशन इट मींस, शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे दे रखा है IMF का। इसे फॉर्म किया गया था 27 दिसंबर 1945 को। ये एक इंटरनेशनल बॉडी है, ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है मेरे भाई? वॉशिंगटन DC। कहाँ पे सर? USA में है क्या? हाँ सर। मेंबर्स इसके 189 कंट्रीज हैं। एक बार भैया चेकआउट करना कि अपडेटेड क्या दे रखे हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिनिया जॉर्जिविया, चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ। इसका काम क्या है सर? इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉपरेशन, मतलब कंट्रीज को मदद करना फंड्स के टर्म में, साथ ही साथ इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करवाना और सस्टेनेबल ग्रोथ हो इसका इकोनॉमिक। बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक को फॉर्म किया गया था इन द ईयर जुलाई 1 1944। ये एक टाइप का मॉनेटरी इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट में। कुछ इसके मेंबरशिप्स हैं जैसे कि 189 कंट्रीज के। डेविड मेलपास इसके प्रेसिडेंट हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स भी जैसे कि अनुसुला कांत जो कि MD और CFO हैं, और पेनी गोल्डवर्ग जो है वो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। अब इसके पार्ट दे रखे IBRD, IDA, IFC, MIG और ICSID। कमेंट सेक्शन में इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेरे भाई बताना। स्लाइड दिखा दूं क्या? दिखा ही देता हूं, तुम क्या बताओगे मैं तुम्हें बता देता हूं। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के टोटल 5 आर्म्स है। तुम 5 हाथ समझ सकते हो, हमारी तो भैया 2 ही हाथ है, 5 जरूर उंगलियां हैं, तो समझो कि 5 उंगलियां। पहला हो गया हमारा सर कौन सा? IBRD। दूसरा हो गया IDA, तीसरा IFC, फिर मेगा हो गया, और ICSI है। तो होमवर्क क्या रहेगा सर? इसके एस्टेब्लिशमेंट डेट को लर्न करिए और वर्किंग्स को लर्न करिए। यार ये नोट्स अल्टीमेट बैच वालों के हैं, उसी से मैंने तुम्हें पढ़ाना स्टार्ट किया। तो तुम पूछ रहे हो अल्टीमेट के कोर्स में रिवीजन में, अल्टीमेट के नोट्स रिवीजन सीरीज में डाल रहा हूँ, तो कंटेंट्स अपडेटेड है भाई और डिटेल्ड है। बात करते हैं WTO और गैट की। WTO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। गैट का फुल फॉर्म जानते होगे, जनरल एग्रीमेंट ऑन द टैरिफ एंड ट्रेड। ये एक इंटरनेशनल बॉडी है जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में मेरे भाई, और इसे फाउंड किया गया था 1947 में बाय दी मेंबर। कितने थे सर? 23 होते हैं। और ये फोर्स में कब से आया सर? Jan 1 1948। 1986 में यूरेगे राउंड के दौरान यहाँ एक मीटिंग हुई थी जिसके अंदर 117 से भी ज्यादा कंट्री एज ए मेंबर रही थी, और उन्होंने डिसाइड किया था कि हमारे गैट भैया जी जो हैं उनको WTO में ट्रांसफर कर दो भैया। ट्रांसफर नहीं कर दो, ट्रांसफॉर्म कर दो, मतलब बदल दो। गैट को कन्वर्ट किया गया अंडर अ प्रोविजनल एग्रीमेंट जिसे नाम दिया गया WTO, और ये इफेक्ट में कब से आया? 1 जनवरी 1995। WTO के अंदर 164 मेंबर्स थे, 23 ऑब्जर्वर गवर्नमेंट्स थे। अफगानिस्तान 164वें मेंबर में थे, और कब तक? 29 जुलाई। अपग्रेडेशंस चेक कर लेना। एक चीज इंपॉर्टेंट बताऊंगा, यहाँ पे अल्टीमेट बैच वाले और कंप्लीट बैच वाले सोच रहे होंगे कि सर हमने तो ये सारी चीजें पढ़ रखी है। यार लास्ट मोमेंट में रिवाइज कर रहा हूँ, दूसरी बार पढ़ लो मेरे, कुछ घट जाएगा क्या? इंटरनेट घटेगा सिर्फ, और वैसे भी रील्स देखने में आता होगा तुम्हारा। आया एशियान, इंपॉर्टेंट तो नहीं है, कंसिडर कर लेना मेरे भाई। एशियान का फुल फॉर्म देखो, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। 1967 में फॉर्म किया गया था बाय दी कंट्री इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। किस मकसद से सर? पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन और रीजनल स्टेबिलिटी बनाए रखे इन सारे कंट्रीज में। झंडे देख रहे हो, सिद्धि जी बैठी हुई हैं पीछे। अब आया भाई यहाँ पे सार्क। कौन सा सार्क सर? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन। मेंबर कंट्रीज हमारा प्यारा भारत भी है यहाँ पे सर। इसके मेंबर्स थे अफगानिस्तान, ठीक है अभी भी, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान भी है, अच्छा श्रीलंका, ये सारे चीजें। अब देखो यहाँ डिटेल में कुछ चीजें दी गई हैं, मैं कंसिडर नहीं करने वाला हूँ लेकिन तुम कंसिडर कर ले। होमवर्क, NAFTA, SAFTA के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में इंफॉर्मेशन चाहिए। क्या होते हैं सर? कुछ डेट्स बताओगे क्या? बता देना, नहीं तो नुस्खान तुम्हारा है इसमें। स्लाइड्स देख लो, बता दिया, देख के तो बता सकते हो।
ये भी देख के बता देना। एंड करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को। समाप्त हुआ बिजनेस एनवायरनमेंट। इससे रिलेटेड मॉक चाहिए, चाहिए ना? इंस्टाग्राम पे आ जाओ, मुझे भी तो थोड़ा सा फायदा लेने दो, फॉलो कर दो, पब्लिक इमेज बनाने दो खुद को। आ जाना मॉक के लिए, बता दूंगा, अपडेट्स दे दूंगा, लिंक ही दे दूंगा। और देखो मेरे साथ गद्दारी मत करना, मैं तुम्हारे साथ सीरियस होकर 25 डेज रिवीजन तुम्हारे लिए तैयार कर रहा हूँ, तुम भी फॉलो करो, कमिटेड हो ना। जब मैंने वो वीडियो डाला था, आज से लगभग 7 दिन पहले अराउंड डाला था, उसमें तो बहुत चौड़ में आके कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे, सर आई एम कमिटेड, मैं चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अभी क्या हो गया तुम्हें मेरे भाई? निकल गई हवा? सीरियस हो जाओ, दूसरे दिन में हो, अच्छे से पढ़ाई करो। मिलते हैं भाइयों अगले वीडियो में, वीडियो नहीं बोलूंगा, अगले टाइमिंग में, शाम के 4 बजे, 4 बजे होता है कि 5 बजे होता है, जो भी होता है उस टाइम पे मिलेंगे एफएमएम के साथ। क्या सर एफएमएम को भी निपटा दोगे? नहीं बताऊंगा अभी। टाटा।